नमस्कार दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और उसमें हमने परिचय पूरा कर लिया था विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे उसकी विशेषताओं के ऊपर और ये विशेषताएं हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो नगरीय विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, कलात्मक विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं आ जाती हैं। और वैसे भी विशेषताएं आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछी जाती है। पहला जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने बांटा भी था अच्छी तरीके से कि हम 3 आयामों पर बात करेंगे। सबसे पहले परिचय में हमने खोज की कहानी चार्ल्स मैसन से लेकर और 1947 तक पूरी कहानी समझी थी। उसके बाद में नामकरण कैसे हुआ, कालक्रम क्या था, इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, स्वरूप कैसा था, इसका उद्भव कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अब हम बात करेंगे कि इस सभ्यता के लोगों की विशेषताएं क्या थी, इनका समाज कैसा था, इनका अर्थव्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती थी, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी नगरीय विशेषताएं क्या क्या थी, इनका सांस्कृतिक रूप से कैसा जीवन था। देखिए, ये जितनी भी बातें हैं, इनके लोगों के जीवन के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं, ये सारी की सारी जानकारियाँ आप ऐसे समझिए कि पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित हैं। कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ जो मिला है, हम उनको किसी को भी पढ़ नहीं पाए। तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हमने चीज़ें जो है वो सारी की सारी लिखने का, समझने का प्रयास किया है। जैसे हम कहेंगे कि हड़प्पा के नगरों की समाज में जैसे कि इतने इतने वर्ण थे, या समाज में व्यापारिक लोगों का प्रदान था, या नगरीय व्यवस्था थी, या जो भी था। तो ऐसे जो भी हम बात करेंगे ये सारे के सारे पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। कहीं पर भी हमें ऐसे अभी तक साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हुए जब तक हम लिपि नहीं पढ़ लेते तब तक। तो अब आज हम बात करते हैं नगरीय विशेषताओं की। और नगर नियोजन जो था हड़प्पा का, वो सबसे बेस्ट नगर नियोजन था अपनी समकालीन सभ्यताओं में। जो कंटेम्प्रेरी जितनी भी उस समय सिविलाइजेशन थी, चाहे आपकी इजिप्ट की हो, चाहे मेसोपोटामिया की हो, चाहे वो आपकी चाइना की सिविलाइजेशन हो, जितनी भी सिविलाइजेशन थी, उन सभी सिविलाइजेशन में सबसे बेस्ट जो स्थिति थी, वो सबसे जो बेस्ट टाउन प्लानिंग थी, जो नगर नियोजन था, वो आपकी हड़प्पा सभ्यता का था। तो आज हम बात करेंगे विशेषताओं में। सबसे पहली विशेषताएं पढ़ेंगे हम, और विशेषताओं में विशेषताएं, ठीक है। और पहली विशेषता हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, ठीक है, नगर नियोजन। तो हड़प्पा के नगर कैसे बसे हुए थे, इसे अपन नगर नियोजन कहते हैं। तो नगर नियोजन का मतलब ये था कि नगरों की बसावट कैसी थी, नगरों के अंदर किस प्रकार से घर वगैरह बनाए जाते थे, किस प्रकार से सड़कें थी, किस प्रकार से उनकी नालियाँ बनी हुई थी, किस प्रकार से उनके कौन सी मटेरियल उस घरों में वगैरह में यूज़ किया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस सारे सिस्टम को हम नगर नियोजन बोलते हैं, टाउन प्लानिंग बोलते हैं। जैसे कई बार अखबारों में आता ना कि दिल्ली ठीक नहीं बसा हुआ, इसकी टाउन प्लानिंग ठीक नहीं है, या मुंबई टाउन प्लानिंग ठीक नहीं है, या हम जिस भी लोकल सिटी के रहने वाले हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे भी आता है कि टाउन प्लानिंग ठीक नहीं, इसलिए सीवरेज सही नहीं होता, पानी बाहर नहीं निकलता, बरसात का जल निकासी सही नहीं होती। तो हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग कैसी थी, इसके ऊपर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, ठीक है। तो नगर नियोजन का मतलब ये होता है कि नगर किस प्रकार स्थापित किए जाते थे, या यूँ कह सकते हो कि नगरों को स्थापित करने अथवा बसाने की जो रूपरेखा होती है, रूपरेखा को क्या कहते हैं, नगर नियोजन कहते हैं, ठीक है, नगर नियोजन कहते हैं। और विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, हड़प्पा में जितने भी नगर हमें मोटे मोटे तौर पे मिले हैं, इन सारे नगरों की खास बात यह है कि मैक्सिमम नगरों के में सिमिलरिटी है। उसकी जो बसावट है, नगरों का जो प्लानिंग है, वो लगभग सभी नगरों का एक सा है। मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे सारे नगर एक जैसे हैं, लेकिन सिमिलरिटी बहुत
नज़दीक से देखते हैं तो समानताएं बहुत नज़र आती है। चाहे वो समकोण पर काटती हुई सड़कें हो, चाहे वो ईंटों का उपयोग करना हो, या घरों में जल निकासी की व्यवस्था हो, सड़कों पे नालियों का बना हुआ हो, तो ऐसी ईंटों की आकृतियाँ आकार सेम हो, तो ऐसी कई सारी विशेषताएं हैं जो सभी नगरों की लगभग समान है। हालांकि यहाँ पे एक्सेप्शंस बने रहेंगे, यहाँ पे अपवाद बने रहेंगे। जैसे जब हम बात करेंगे कि सारे नगर दो भागों में बंटे हुए थे तो उस समय धोलावीरा और राखीगढ़ी दो अपवाद आएंगे। जब हम कहेंगे कि नगरों के चारों तरफ दुर्गीकरण था तो चुनौदुलु अपवाद आएगा। ऐसे अपवाद तो रहेंगे, लेकिन मोटी मोटी जो विशेषताएं हैं विद्यार्थियों, उनमें हमें समानता देखने को मिलती है। तो नगरों को स्थापित करने और बसाने की जो रूपरेखा होती है उसे अपन नगर नियोजन कहते हैं। और इसमें अगर अपन देखें तो हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश नगरों का नियोजन समान रूप से हुआ। यद्यपि भिन्नताएं भी प्राप्त होती है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि सारे नगर एक से हैं, कुछ भिन्नताएं भी हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर अपन देखते हैं तो इनमें सिमिलरिटी नज़र आती है। अब अपन देखेंगे कौन कौन सी मेन विशेषताएं जो है वो हड़प्पा के नगरों में रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसमें आपको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आप समझिए इसमें से। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो का एक मैप है और इस मैप को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए, ये जितने भी हड़प्पा के नगर हैं ये मोस्टली दो भागों में बंटे हुए हैं। ये जो क्षेत्र देख रहे हो आप, ये हैं आपके ऊपरी भाग, जैसे अपन कहते हैं दुर्गीकृत एरिया या गढ़ी क्षेत्र, या आप उसको पश्चिमी भाग भी कह सकते हो। ये पश्चिमी भाग है और बाकी का जो ये एरिया है विद्यार्थियों, इसे हम कहते हैं पूर्वी भाग। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों, न केवल आपके मोहनजोदड़ो की बात है, यह लगभग धोलावीरा और राखीगढ़ी को छोड़ के बाकी सारे स्थान हड़प्पा के इस प्रकार से दो भागों में बटे हुए हैं। ऐसे अपर सिटी बोलते हैं, ऐसे लोअर सिटी बोलते हैं। ठीक है, ये पहली विशेषता है कि हड़प्पा के जितने भी नगर हैं वो दो भागों में बंटे हुए हैं, ऊपरी क्षेत्र और निचला क्षेत्र। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। अपन ने उसको यहाँ पे ना लिखें, बल्कि इसको अलग स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको देखते जाएंगे और स्लाइड पे लेते जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है हमारे पास में। तो ये हड़प्पा के जितने भी नगर हैं ये सारे के सारे दो भागों में बंटे हुए हैं। दो अपवाद भी हम देखेंगे। ये एक ऊपरी क्षेत्र था और जो ये दूसरा भाग है ये आप देख पा रहे होंगे, इसे हम कहते हैं निचला क्षेत्र। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं ये दो भागों में बंटे हुए हैं। ये पहली विशेषता अपन ऐसे लिख लेना। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, नगरों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नगरों की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। ये लिख के फिर आप है वो यहाँ पे आ जाना। पहली विशेषता, हड़प्पा के सभी नगर, सभी का अपवाद है, ध्यान रखना, ऐसा मत कहना कि सभी का मतलब सभी। यहाँ सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। ठीक है, कैसे थे ये देखिए। एक भाग था आपके पश्चिमी भाग और दूसरा जो भाग है वो है आपके पूर्वी भाग। ठीक है, जैसा कि अपन ने इस चित्र में देखा, एज इट इज़ यही भाग है। देखो, पश्चिमी भाग छोटा नज़र आ रहा है, पूर्वी भाग बड़ा नज़र आ रहा है। पश्चिमी भाग में कम घर है,
पूर्वी भाग में अधिक घर है, पश्चिमी भाग ऊंचा क्षेत्र है, पूर्वी भाग नीचा क्षेत्र है, पश्चिमी भाग में विशिष्ट लोग रहते होंगे, पूर्वी भाग में थोड़े से सामान्य जन रहता होगा, गरीब व्यक्ति रहते होंगे, पश्चिमी भाग में विशिष्ट स्ट्रक्चर बने हुए, चाहे महाविद्यालय हो, अन्नागार हो, स्नानागार, ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। लेकिन जो पूर्वी भाग है यहाँ पे आपके सामान्य स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें हमारे को बढ़िया तरीके से याद रखना है। क्या क्या देखना है मैं बता देता हूँ। पश्चिमी भाग की क्या विशेषताएं रही, तो पश्चिमी भाग की अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो ये ऊंचा क्षेत्र जो कि चबूतरे पर बनाया जाता था, या फिर चबूतरा नहीं होता था, कोई टीला होता था उसके ऊपर बनाते थे, चबूतरे पर बसाया जाता था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यह छोटा क्षेत्र था, जहां पर अभिजन या अमीर लोग या फिर आप कह दो कि विशिष्ट लोग रहते होंगे, विशिष्ट वर्ग रहता होगा, राजा वगैरह रहते थे। ठीक है, इसे गढ़ी क्षेत्र भी कहा गया है। गढ़ी क्यों? गढ़ है इसलिए, गढ़ मतलब किला, ऊपरी क्षेत्र। गढ़ी, दुर्ग, किला क्षेत्र भी कहा जाता है, किला क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी भाग की विशेषताएं हैं। सीधा सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हड़प्पा के पश्चिमी भाग की रही है, कौन सी विशेषताएं पूर्वी भाग की रही है। तो आपको है वो इस प्रकार से याद रखना। देखो साथियों, सीधी सी बात है, कोई छोटा स्थान है, कोई बड़ा स्थान है, तो छोटा स्थान हमेशा स्पेशल लोगों के लिए होता होगा, उसमें कम घर होंगे। बड़े स्थान में तो सब कुछ रहते होंगे, बड़ा सीधी सी बात है। तो सामान्य सोचने की बात है ये। ठीक है, और यहाँ पर आपके विशिष्ट आकृतियाँ बनाई जाती थी, जैसे आपके अन्नागार वगैरह। वैसे वो ये नीचे भी थे, ऐसा नहीं है केवल यहीं थे। अन्नागार, महाविद्यालय, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ये सब यहाँ बनाए जाते थे। पूर्वी भाग की अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो एक तो क्या, तुलनात्मक रूप से बड़ा क्षेत्र, तुलनात्मक रूप से बड़ा क्षेत्र। ये कैसा था? ये छोटा क्षेत्र है, ये क्या है? बड़ा क्षेत्र। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये छोटा क्षेत्र है। दूसरी बात देखिए आगे, तुलनात्मक रूप से बड़ा क्षेत्र। इसके अलावा इसे नगर क्षेत्र भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहते थे। इसमें सामान्य जनता रहती होगी, जनता रहती होगी। ठीक है, एक और बात, इसे निम्न क्षेत्र भी कहते हैं या नीचा क्षेत्र। निम्न क्षेत्र था ये, नीचा स्थित क्षेत्र। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसकी पूर्वी भाग की मेन बातें थी जो हमें पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। ठीक है, तो कौन सा गढ़ी क्षेत्र था, कौन सा नगर क्षेत्र था, कौन सा उच्च क्षेत्र था, कौन सा निम्न क्षेत्र था, कौन सा छोटा क्षेत्र था, कौन सा बड़ा क्षेत्र था, कहाँ अभिष्ट वर्ग रहते थे, कहाँ निम्न वर्ग रहते थे, कहाँ पर एक प्रकार से बड़ी विशिष्ट इमारतें थी, कहाँ पे सामान्य इमारतें थी, सौदा वगैरह सारा कुछ यहाँ पे था। तो इसका सीधा सा सवाल यही आता है कि हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है या सही है, या आपके इस नगर क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। ये तो दो बातें आपको याद रखनी। ये हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता है। इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद, पहला अपवाद है धोलावीरा।
धोलावीरा 3 भागों में बटा है। कौन से भाग है? उच्च भाग, मध्य भाग और आपके निम्न भाग। तो बाकी नगरों की तुलना में धोलावीरा की थोड़ी स्थिति अलग हो जाती है। बाकी नगर 2 भागों में बंटे हुए, धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो ये धोलावीरा, और अभी जो नवीन खोजें हुई 2015 के बाद, तो राखीगढ़ी में भी हमें तीसरा नगर मिला है। राखीगढ़ी भी 3 भागों में हो गया। पहले ये केवल एक धोलावीरा ही था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब हालांकि आजकल नए रिसर्च जो है वो परीक्षाओं में थोड़े लेट ही आते हैं, फिर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हड़प्पा के सभी नगर 2 भागों में थे। इसका स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको बढ़िया सी समझ में आ गया होगा। इसके सवाल क्या बनते हैं? ये तो बनता ही है, कई बार ये भी बनता है कि हड़प्पा के सभी नगर 2 भागों में थे, इसका एकमात्र अपवाद है। तो एकमात्र अपवाद पहले धोलावीरा ही था अभी तक तो, लेकिन अब वो राखीगढ़ी भी इसका अपवाद हो गया। हालांकि सुरकोटड़ा से भी एक तीसरी बस्ती मिल गई है अभी हाल फिलहाल, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है प्रकाश में। ठीक है, तो ये तो हो गया पहली विशेषता। इसके अनुरूप है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये विशेषता रही है यहाँ पे। अब मैं आता हूँ इसकी दूसरी विशेषता पे। दूसरी विशेषता क्या थी? दूसरी विशेषता रही है कि नगरों का दुर्गीकरण हो रखा है। नगरों का दुर्गीकरण, फोर्टिफिकेशन बोल सकते हो आप। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और अंग्रेजी में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। पश्चिमी भाग को साइटेडल भी बोलते हैं। ठीक है, यूनान में जो छोटे क्षेत्र है, जो किला क्षेत्र होता है, उसे साइटेडल कहा जाता है। तो कई बार ऐसे भी आ जाता है साइटेडल किसे कहते हैं, तो उसे साइटेडल भी बोलते हैं। तो नगरों का दुर्गीकरण, इसका क्या तात्पर्य? पहले चित्र से मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप इसको समझ लेना। आप ये हड़प्पा का नगर देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप, ये बिल्कुल पूरा नगर एक दीवार से घिरा हुआ है। बिल्कुल चौड़ी दीवार आप देख पा रहे होंगे, और ये सब बड़ी दीवार। सबसे बड़ी बात देखिए साथियों कि इसके गेट भी है। ये 14 नंबर गेट, ये 13 नंबर गेट, ठीक है, ये 1 नंबर गेट। तो इस प्रकार से इसके गेट भी है। तो नगर में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार भी बनाए गए हैं, और पूरा नगर जो है वो घिरा हुआ है। और एक तो इधर से घिरा हुआ, और साथ में देखिए आप ये भी घिरा हुआ है, ऐसे ये भी घिरा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से भी घिरा हुआ है। देखिए ये, मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ जो नोट कर पा रहे होंगे वो ये कि नगर क्षेत्र भी दुर्गीकृत है, और नगर क्षेत्र भी और दुर्ग क्षेत्र भी दुर्गीकृत है। मतलब आपके जो दोनों भाग हैं, दोनों भागों के दोनों और आपके दुर्गीकरण हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब दुर्ग बने हुए। इसका एक और चित्र हमारे पास में है। ये चित्र देखिए आप। इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा अपन उसको और जूम करके लिया है। ये पूरी दीवार बनी हुई है। ये मेन गेट आ जाता है, फिर वापस ये दीवार बनी हुई। तो नगर इस प्रकार से दुर्गीकृत थे। दुर्गीकरण का मतलब था कि चारों तरफ से सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। सुरक्षा इस जानवरों से भी हो सकती है, सुरक्षा शत्रुओं से भी हो सकती है, सुरक्षा के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जितने भी नगर मिले हैं, चन्हुदड़ों को छोड़ के, चन्हुदड़ों का अपना एक अपवाद रहा है, जैसे कि धोलावीरा का अपवाद था, चन्हुदड़ों का अपवाद रहा है। बाकी जितने भी नगर हैं सारे के सारे दुर्गीकृत हैं, जिनके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली चीज, हड़प्पाकालीन नगर के दोनों भाग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इसे दुर्गीकरण कहते हैं। दुर्गीकरण कहते हैं। ठीक है,
इसे दुर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। मगर ऐसे लिखते हैं आगे कि सुरक्षा प्राचीर के प्रवेश द्वार भी बनाया जाता था, ठीक है। सुरक्षा प्राचीर के प्रवेश द्वार भी बनाया जाता था। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी नगरीकरण हुआ है उस नगरीकरण का पैटर्न थोड़ा अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अगर अपन कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में जो दुर्गीकरण हुआ वो दुर्गीकरण थोड़ा सा इसलिए भिन्न था कि कालीबंगा के पश्चिमी और पूर्वी भाग जो है दोनों के दोनों अलग दुर्गीकृत थे। जैसे अपन ने ये फोटो देखा ना, इसमें तो क्या ये आपके दोनों एक साथ ही दुर्गीकृत हो रखे हैं, लेकिन कालीबंगा का सिस्टम ये रहा है कि पूर्वी भाग अलग दुर्गीकृत है, पश्चिमी भाग अलग दुर्गीकृत है। ये अपने आप में एक विशिष्ट विशेषता रही है। और हालिया शोध जो हुए हैं उसमें ये मोहनजोदड़ो में भी ये सेम स्थिति आप देख पा रहे होंगे। ये अलग दुर्गीकृत हो रखा है और ये भी अलग हालांकि दीवार एक ही है लेकिन दुर्गीकृत सेम तरीके से हो रखे हैं। ऐसी सेम सिचुएशन जो है हमें कालीबंगा में भी है और अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। परीक्षा में प्रश्न जो है वो हमारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं वो इसको यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और इसमें भी ध्यान रखना कि ये जो सुरक्षा प्राचीर है ये आपके बनी हुई थी ईंटों से, ठीक है। किसकी? ईंटों से। पत्थर वत्थर की मत लगा देना, ईंटों की बनी हुई थी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ईंटें भी कौन सी, तो सुरक्षा प्राचीर कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, कच्ची ईंटों से बनी थी। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि किस नगर का दुर्गीकरण किस हिसाब से हुआ था। तीसरा पॉइंट आप इसमें आगे क्या लिखोगे कि विभिन्न नगरों का दुर्गीकरण, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पे आते हैं अपन कालीबंगा। इसमें क्या था, इसे मान लेते हैं जैसे ये पश्चिमी भाग और ये है आपके पूर्वी भाग। तो इसमें क्या था कि पश्चिमी भाग का दुर्गीकरण भी हो रखा है और साथ में आपके पूर्वी भाग का भी दुर्गीकरण हो रखा है। मतलब क्या हुआ, तो कालीबंगा में क्या ध्यान रखना है कि नगर के दोनों भागों को अलग सुरक्षा प्राचीर से अलग-अलग सुरक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था, ये सीधा सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को अलग अलग दुर्गीकृत किया गया था, जिसका पश्चिमी भाग अलग दुर्गीकृत था और पूर्वी भाग भी अलग दुर्गीकृत था, मतलब दोनों की सुरक्षा प्राचीर अलग अलग थी। तो ये कालीबंगा है। और हालिया शोध है जो हालिया शोध में ऐसा दुर्गीकरण या ऐसा दुर्गीकरण हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होता है। जोदड़ो से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कालीबंगा की विशेषता थी। अब कुछ विद्यार्थी नगर ऐसे भी हैं जो मतलब आप यूँ कहिए कि दोनों ही एक ही प्राचीर से दुर्गीकृत थे, और वो जैसे लोथल था या सुरकोटड़ा है। तो लोथल और सुरकोटड़ा की खास बात क्या है, एक ही उस प्राचीर के अंदर नगरीय भाग भी है और दुर्गीय क्षेत्र भी है।
तो यहाँ जो दो दीवारें हैं, वैसे लोथल और सुरकोटड़ा में एक ही दीवार है और एक ही दीवार से दोनों भाग घिरे हुए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आप इसको कालीबंगा को लिख लो। अब लिखना दूसरे नंबर पे लोथल, एक मिनट, लोथल व सुरकोटड़ा, ठीक है। इन दोनों की बात क्या थी? अब इन दोनों की खास बात विद्यार्थियों क्या थी कि इनकी जो दोनों भाग है वो एक ही दीवार से घिरे हुए थे। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये पश्चिमी भाग और ये आपके पूर्वी भाग, ठीक है। तो इनकी जो दीवार बनी थी वो आपके अलग अलग नहीं थी, बल्कि इस प्रकार से थी, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? इसको हम सीधा सा सिंपल सा यही लिखेंगे कि नगर के दोनों भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, ठीक है। थोड़ा सुरकोटड़ा में अलग मिला है। सुरकोटड़ा में क्या मिला? सुरकोटड़ा में प्राचीर जो बनी पत्थर की बनी हुई है। सुरकोटड़ा की सुरक्षा प्राचीर, बाकी ईंटों की थी, मैंने आपको बताया ना। सुरक्षा प्राचीर पत्थर से बनी है, पत्थर की बनी है। एक और चीज़ जो हमें काफ़ी थोड़ा आश्चर्य में डालती है कि जैसा कि हमने कहा कि पश्चिमी भाग गढ़ी क्षेत्र था, पूर्वी भाग नगरीय क्षेत्र था। लोथल में थोड़ा सा इसका डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि लोथल के अंदर जो गढ़ी क्षेत्र है वो पश्चिम में होने की बजाय वो दक्षिण पूर्व में है। ये सवाल कई बार आता है कि हड़प्पा के किस नगर का गढ़ी क्षेत्र पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में है, तो वो लोथल का हो जाता है। ये बात हमें है वो ध्यान रखनी है और इसको हम लिख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये, क्योंकि कई बार इसका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो लोथल का गढ़ी क्षेत्र या सिटेडल क्षेत्र, सोसाइटेडल क्षेत्र अपन लिखा ना, गढ़ी क्षेत्र पश्चिम में नहीं है बल्कि दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं तीनों ही। देखो मैं इसको मैप से समझाता हूँ आपको। जैसे बाकी तो क्या ये पश्चिम में है, लेकिन इसकी स्थिति यहाँ पे आई हुई है। किसकी? लोथल की। अगर मान लो अगर इसको अपन लोथल माने तो लोथल में दक्षिण पूर्व में आया हुआ है, दक्षिण पूर्व का इलाका है ये। तो यहाँ पे आया हुआ गढ़ी क्षेत्र, ये लोथल की बात है और बाकी का क्षेत्र पूरा नगरीय क्षेत्र है। लेकिन अगर अपन इनकी बात करें बाकी शहरों की, तो बाकी के सारे पश्चिम में आए हुए, ये दक्षिण पूर्व में आया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तीनों बातें आप बढ़िया से नोट कर लो, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी और लगभग हमने देख लिया है। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और भी आपको देखने को मिलेगी कि जब पश्चिम और पूर्व दोनों एक ही दीवार से घिरे हैं तो ये दोनों क्षेत्र जो है आपके पास पास में होंगे, इनके बीच में कोई अंतराल नहीं होगा, ठीक है। तो गढ़ी क्षेत्र और नगर क्षेत्र जो है वो आपके, इसमें क्या होगा, गढ़ी क्षेत्र व नगर क्षेत्र एक दूसरे के मध्य अंतराल नहीं है या दूरी नहीं है, मतलब एकदम समीप है, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात है, एक ही दीवार में होंगे तो दूरी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आती है लोथल और सुरकोटड़ा में। ये थोड़ा लोथल और सुरकोटड़ा भिन्न था, कालीबंगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो कैसे भिन्न था। और अब एक तीसरा एग्जाम्पल अपन और लेंगे, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे बनावली का।
बनावली का क्या मामला है? बनावली का ये मामला है कि उसके जो नगर और गढ़ी क्षेत्र है उसमें क्या हुआ कि जो गढ़ी क्षेत्र है उसका डबल दुर्गीकरण हुआ है। कैसे हुआ ये देखिए आप। जैसे मान लेते हैं कि ये पश्चिम का इलाका और ये आपके पूर्व का इलाका, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें पश्चिमी क्षेत्र जो है इसका एक अलग से दुर्गीकरण हुआ है, ठीक है, और एक इस प्रकार से भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसको आप ऐसे लीजिए, एक मिनट, इसको आप ऐसे लीजिए, मतलब इन दोनों के बीच में एक दीवार और आ जाएगी, इसलिए हमें ये लगता है कि इसका भी दुर्गीकरण हुआ है और एक दीवार से दोनों का दुर्गीकरण हुआ है और साथ साथ में इसका अलग से भी दुर्गीकरण हुआ है, ठीक है। तो हमें इसका क्या लिखना है इसमें कि यहाँ पर गढ़ी क्षेत्र अलग सुरक्षा प्राचीर तथा गढ़ी व दुर्ग क्षेत्र दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कई बार पूछ लेते हैं कि किस नगर का गढ़ी क्षेत्र एक अलग पर्सनल घिरा हुआ है और साथ में नगर और गढ़ी फिर वापस एक बार हुआ, मतलब दोहरा दुर्गीकरण कहाँ पे हुआ है, तो ये बनावली की बात है। और सबसे अंत में आते हैं इस दुर्गीकरण की विशेषता के, चौथी विशेषता इसमें चन्हुदड़ो। इसकी क्या विशेषता है, इसका नगर आपके दुर्गीकरण नहीं हुआ है, पश्चिमी भाग पूर्वी भाग। तो इसमें हम क्या याद करेंगे कि इसका दुर्गीकरण नहीं हुआ है। तो कई बार ये सवाल पूछते हैं परीक्षा में कि हड़प्पाकालीन किस स्थान का दुर्गीकरण है वो नहीं हुआ है, तो उत्तर क्या जाएगा, हो जाएगा आपके चन्हुदड़ो। तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं इसके। ये 4 एग्जाम्पल है हमारे पास में, ठीक है, और ये सारे आपको याद करने हैं। ये दूसरी विशेषता थी नगरों का दुर्गीकरण। पहली विशेषता थी कि हड़प्पा के सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। दूसरी विशेषता थी कि ये नगर जो है ये 2 भागों में विभक्त थे, उनके बाद इनके ऊपर है वो सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी, अर्थात दुर्गीकरण किया गया था। अब ये नगरों की 2 मेन विशेषताएं हो गई। आगे देखिए, अब हम आएंगे कि हड़प्पा के अंदर इस नगरों के बाहर और अंदर क्या था, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इनका रोड नेटवर्क कैसा था, ठीक है, सड़कें। अब आते हैं अपन तीसरी विशेषता के ऊपर, सड़कें, ठीक है। तो अगर सड़कों की बात करें तो आप पहले इस चित्र को अच्छे से देखिए। इसमें देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि यहाँ बिल्कुल ये एक सड़क बनी हुई है और आगे आप देखोगे इधर एक चौराहा है, इधर भी सड़क बनी हुई है, ठीक है। घरों के भीतर भी आप देख सक रहे हो ये छोटी छोटी सड़कें बनी हुई है, ये सारी सड़कें बनी हुई हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी मतलब विकसित रूप से रहा होगा कि छोटी सड़कें, फिर ये छोटी सड़कें जो है लास्ट में इस जो राजमार्ग था वहाँ तक ले जाती थी। तो यहाँ पर छोटी सड़कें भी बनी हुई थी, बड़ी सड़कें भी बनी हुई थी। और अगर अपन ऊपर से देखते हैं एक प्रकार से एकदम आकाश से इसका व्यू लेते हैं एकदम अगर ड्रोन से, तो हमें ये बिल्कुल जालीदार सिस्टम लगता है, ग्रिड सिस्टम लगता है। ग्रिड का मतलब होता है इस टाइप से, ये ठीक है, ये ग्रिड सिस्टम हो गया। ये ग्रिड सिस्टम से हमें सड़कें नज़र आती है। और अगर इसको सामान्य शब्दों में देखें तो शतरंज की बिशात की तरह ये हमें नज़र आती है। इसलिए इसके बारे में ये लिखा जाता है, सड़कों के बारे में इसकी पहली विशेषता ये लिखी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता
में, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कें ग्रिड प्रणाली, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली, ठीक है, या इसको जाली प्रणाली बोल सकते हो, ग्रिड प्रणाली के रूप में बनाई जाती थी, जो कि 90 डिग्री पर काटती हुई प्रतीत होती है। काटती थी, प्रतीत क्या होती? काटती थी। इस कारण इसे शतरंज की बिसात के रूप में भी देखा जाता है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इस चित्र को देख के समझ जाना चाहिए कि किस तरह से ये बसाई जाती थी। बिल्कुल ये 90 डिग्री का कट लिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे सबसे गौर करने योग्य बात ये विद्यार्थियों कि कई सारे ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर ऐसा 90 डिग्री नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, कुछ नगरों में है, बाकी हर जगह नहीं है। इसलिए इस विशेषता को कई इतिहासकारों ने खंडन किया। उपेंद्र सिंह तो खुद ये लिखती है कि यहाँ पर आपके इस बात को कहना, ये कहना कि सभी नगरों में थी, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर है वो कुछ नगरों में ऐसी विशेषता देखने को मिलती है। तो सामान्यतः ये विशेषता रही होगी ग्रिड प्रणाली वाली। दूसरी विशेषता पर आते हैं। दूसरी विशेषता ये रही कि ग्रिड प्रणाली होने के कारण यहाँ पे जो है ये बिल्कुल आपके ये जो सर्किल है, ये एक बहुत बड़ा सर्किल बना, जैसे ऑक्सफोर्ड सर्किल नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो उत्कृष्ट टाइप के चौराहे बने। इसमें भी देख सकते हो आप, ये देखिए आप, ये यहाँ पे एक विशाल चौराहा बन रहा है। तो इसको है वो मार्शल ने क्या नाम दिया था? एक ऑक्सफोर्ड सर्किल नाम दिया था। सड़कों की ऐसी बसावट के कारण बड़े चौराहों का निर्माण हुआ। जिसकी तुलना मार्शल ने लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड के जो सर्किल है, ऑक्सफोर्ड सर्किल से की थी। ये दूसरी बात हो गई यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे एक तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई आपको कि यहाँ पे छोटी सड़कें भी थी और बड़ी सड़कें भी थी। छोटी सड़कें नगरों के भीतर थी, बड़ी सड़कें जो है एक प्रकार से राजमार्ग के रूप में काम करती थी, ठीक है। तो तीसरी विशेषता हम यहाँ पे यही लिखने वाले हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो सारी की सारी आपके छोटी सड़कें भी थी और बड़ी सड़कें भी थी यहाँ पे। और अगर अपन इन सड़कों के निर्माण की बात करें तो जनरली ये जितनी सड़कें कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, ठीक है। तो अपन वो तीसरी विशेषता लिखेंगे कि सड़कें मुख्यतः कच्ची ईंटों से बनी थी। एक तो ये बात हो गई। चौथी विशेषता ये हो जाएगी, नगरों के भीतर छोटी सड़कें थी,
जो मुख्य सड़क से टच करती थी। ठीक है, छोटी सड़कें थी जो आपकी मुख्य सड़क तक जाती थी। ये बात तो वैसे ही मैं आपको पहले समझा चुका था। यहाँ पे ये बात हो गई। इसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपके सड़कों की जो चौड़ाई थी वो भी करीबन कहीं कहीं मेन सड़कों की 10 मीटर आती है, तो छोटी सड़कों की 6 मीटर तक चौड़ाई आ जाती है। 5-6 मीटर का मतलब करीबन 20 फीट की रोड होती है। आप सोचिए 20 फीट की रोड आजकल भी शहरों में नहीं होती। तो ये भी है, आप लिख सकते हो तो लिख लेना कि नगरों में 10 मीटर, तो छोटे शहरों में या छोटी सड़कें 6 मीटर। देखो ये एक औसत आदर्श आंकड़ा है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये सड़कों का मैटर था। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो भी घर बनाए जाते थे, अब ये घरों के जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ नहीं खोलते थे बल्कि सड़क की दूसरी तरफ खोलते थे। जैसे अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूँ, आज हमारे जो घर है, हमारा मेन यही रहता है कि घर खुलते सीधी सामने सड़क आए। तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ये था कि सड़क के विपरीत दिशा में दरवाजे खुलते थे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा ये तो उनकी वो ही जाने, बट ये थी बात यहाँ पे कि सड़कों के घरों के जो दरवाजे हैं वो आपके सड़क की तरफ ही नहीं खुल के बल्कि सड़क के विपरीत तरफ खुलते थे। लेकिन इसका एक अपवाद मिलता है लोथल के अंदर। लोथल में क्या था कि सड़कों के जो घरों के जो दरवाजे थे वो मेन सड़क की तरफ खुलते थे। ये सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, घरों के दरवाजे सड़कों की तरफ नहीं खुलकर विपरीत दिशा में बनाए जाते थे। ठीक है, अपवाद याद रखना, परीक्षा में अपवाद आ जाते हैं। इसका अपवाद क्या है? लोथल के घरों के दरवाजे सड़क की तरफ थे। हो सकता है समझदार लोग हों। आजकल तो लोग क्या करते हैं, घर खोलते ही सड़क बाहर आती है, कचरा डाल देते हैं और कचरा पूरा का पूरा सड़क पर हो जाता है। पहले हो सकता है कि लोग काफ़ी समझदार थे कि कम से कम सड़क पर गंदगी ना हो, और वो हड़प्पा सभ्यता बड़ी स्वच्छ सभ्यता थी। वहाँ पे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होती थी, नाली सिस्टम बड़ा तगड़ा था उनका। तो हो सकता है कि ऐसे घर के दरवाजे विपरीत दिशा में बनाए, ताकि क्योंकि मनुष्य की आदतें तो जन्म जन्मांतर सेम ही रही होगी और काल का फर्क नहीं पड़ता, आदतें सेम ही रहती है। तो हो सकता है इस वजह से किया हो, लेकिन जो भी वजह रही हमारे को याद करना है उसको। ठीक है, तो ये दूसरी विशेषता होगी सड़कें। तीसरी विशेषता। अब हम सड़कों के बाद चौथी विशेषता पर बात करेंगे, और चौथी विशेषता आएगी इनकी ईंटों के बारे में, कि इनके पास ईंटें कैसी थी। क्योंकि मोस्टली इन्होंने ईंटों का उपयोग किया, ब्रिक्स का उपयोग किया है। तो ईंटों के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी बात देखिए विद्यार्थियों, कि यहाँ पे जो भी ईंटें प्राप्त हुई है, हमारे पास चित्र हैं कई सारे। ये रहा ईंटों का चित्र। ठीक है, यहाँ पे अपन आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईंटों के बारे में। चौथी विशेषता यहाँ लिख लेते हैं, ईंटें। ठीक है, यहाँ के आप अगर ईंटें देखोगे तो इस टाइप से 2 टाइप या मुख्य रूप से 4 टाइप की ईंट थी। कितनी? 4 टाइप की ईंटें थी। कच्ची ईंटें थी, पक्की ईंटें थी, कुछ अलंकृत ईंटें थी, कुछ एल आकार की ईंटें थी, कुछ फन्नीदार ईंटें भी थी। ठीक है, तो किसकी क्या क्या ईंटें थी अब मैं वो थोड़ा समझ लेते हैं, काफ़ी प्रश्न आते हैं परीक्षा में। 4 प्रकार की ईंटें थी। एक कच्ची ईंट। जो कच्ची ईंटें थी वो आपके रक्षा प्राचीर में यूज़ की जाती थी, जो अपने दुर्गीकरण में देखा उसमें यूज़ की जाती थी। इसके अलावा चबूतरा हो, सड़क निर्माण हो, है ना, सड़क, चबूतरा, इनमें कच्ची ईंटों का उपयोग होता था। दूसरी थी पक्की ईंटें, जो भवन निर्माण में यूज़ ली जाती थी।
भवन निर्माण। ठीक है। तीसरी जो ईंट आती थी विद्यार्थियों, वो थी आपके फन्नीदार। फन्नीदार का क्या मतलब होता है? ऐसी ईंट जिसके आगे थोड़ा सा ऐसे नुक्कड़ टाइप हो, ताकि किसी से उसको अटकाया जा सके। तो ऐसी ईंटें आती थी ताकि दोनों ईंटों को बॉन्ड करके और ईंटों को व्यवस्थित किया जाए। ठीक है। तो जो फन्नीदार ईंटें थी वो जनरली आपके कुओं की दीवारों में काम ली जाती थी, कुओं को बनाने, मेहराब बनाने। ठीक है। मेहराब मतलब गोल टाइप से इस प्रकार बनाने। तो इनको बनाने में फन्नीदार ईंटें यूज की जाती थी। एक थी एल आकार की ईंटें। एल आकार की ईंटें जनरली जो घर बनाते थे, जैसे मैं कोई चित्र बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि ये तो नाली सिस्टम आ गया, जैसे घर कोई दीवार है और इस प्रकार है, तो इस यहाँ पर ऐसे कॉर्नर पर सेट करने के लिए घरों की दीवारों के जो कॉर्नर होते थे, ये जो कॉर्नर है जैसे ये इस कॉर्नर पर है, वो इस प्रकार से एल आकार की ईंटें लगाई जाती थी। ठीक है। तो हम लिखेंगे दीवारों के कॉर्नर, दीवारों के किनारों पर। एक है अलंकृत ईंटें, और ये सिर्फ कालीबंगा के फर्श पर ही मिली है। कालीबंगा का फर्श, और कहीं पर भी ये ऐसी ईंटें मिली नहीं है। तो मोटे तौर पर ये 5 प्रकार की ईंटें हमें प्राप्त होती है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर अपन कुछ और पॉइंट्स इसके ऊपर बात करें, ईंटों पर डिस्कस करें, तो इनका जो मापन है वो भी लगभग सेम हुआ है। ईंटों में समरूपता थी, ईंटों में समरूपता। समरूपता कैसे थी? इनकी जो साइज थी, अब वो 2:1। ठीक है। ये थी लंबाई ईंट की कितनी थी? 4, लंबाई चौड़ाई थी 2 और ऊंचाई थी आपकी 1। मतलब अगर 4 फीट तो क्या 4 इंच की लंबाई, तो 2 इंच की चौड़ाई और 1 इंच की ऊंचाई। तो कुल मिला के इस माप से बनाई जाती थी। ईंटों में इनकी समरूपता थी। इसके अलावा अगर अपन और कुछ विशेषताएं देखें, तो ईंटों को क्या किया जाता था? जोल्ट किया जाता था। मतलब ऐसे स्थापित करने के लिए क्या करते थे, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एक तो गारे का उपयोग करते थे। ईंटों को जमाने हेतु, देखो यहाँ तो बड़े पैमाने पर गारे का उपयोग करते थे। गारा क्या होता है? मिट्टी को गीला करके और फिर उसको चिपकाया जाता था, या फिर वो जिप्सम का घोल बनाते थे। ठीक है। जिप्सम को गीला करके और ईंटों को बना देते हैं। आज भी अपने घर पे पपड़ी वाइट करके किया जाता है। ये जिप्सम वाला मामला जनरली नालियों के निर्माण में हुआ है। नाली निर्माण में जो ईंटें यूज होती थी, वहां जिप्सम के घोल बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो के अंदर बिटुमिन के घोल मिले हैं हमें। कहां पे? मोहनजोदड़ो से। तो इस प्रकार से ईंटों को एक प्रकार से जमाने के लिए, जॉइंट करने के लिए काम किया। पहले सीमेंट तो था नहीं, तो सीमेंट नहीं था, तो इन चीज़ों का उपयोग किया जाता था, गारे का, जिप्सम का, बिटुमिन्स का। यहाँ पे है वो मुख्य रूप से इसका उपयोग है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल ये ईंटें थी, कुछ जगह पे कच्ची ईंटें भी हमें कई सारी मात्रा में प्राप्त हुई है। तो तीसरा पॉइंट इसमें ये डाल देना कि कालीबंगा, रंगपुर व लोथल से कच्ची ईंटों का अधिक प्रयोग किया जाता था। लोथल में कच्ची ईंटों का अधिक प्रयोग होता था। ठीक है। ये चौथी विशेषता हो जाती ईंट की। ये इस टाइप की ईंटें जो है वो हड़प्पा सभ्यता में यूज की जाती थी। ईंटों के बाद में हम 5वीं विशेषता पे आएंगे, और 5वीं विशेषता होगी हमारा नाली सिस्टम। नाली, जल निकासी कह दो। चित्र है हमारे पास में इसका। 5वीं विशेषता,
जल निकासी या नाली व्यवस्था, ठीक है, सीवरेज सिस्टम, ये व्यवस्था जो है हड़प्पा की सबसे उत्कृष्ट विशेषता थी। ये ध्यान रखना, इस सभ्यता की उत्कृष्ट विशेषता। अब इसमें क्या था, देखिए छोटी छोटी बातें, जैसे घर बना हुआ है, घर के अंदर जो बाथरूम बने हुए, वहाँ से एक छोटी नाली क्या करती थी, जो शहर के अंदर की जो छोटी सड़कें थी उस नाली तक वो गंदा पानी पहुंचाती थी, और वो पानी आगे मुख्य सड़क पर जाता था और मुख्य सड़क से पानी को आगे ले जाया जाता था। इस प्रकार बाकायदा प्रॉपर है वो एक प्रकार से नालियाँ बनी हुई थी, और बिल्कुल पक्की ईंटों से। मैक्सिमम स्थानों पर घर कच्चे ईंटों के ज़रूर मिले हैं, लेकिन नालियाँ पक्के ईंटों की थी। चाहे लोथल देख लो, लोथल में घर कच्ची ईंटों के, लेकिन नालियाँ पक्की ईंटों की मिली है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिकांश स्थानों से पक्की ईंटों की नालियां प्राप्त हुई। ठीक है, लोथल का एग्जाम्पल लिख लो कि लोथल में घर कच्चे मगर नालियां पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से। कालीबंगा में तो नालियां लकड़ी की मिली हैं। कालीबंगा में वैसे उत्कृष्ट जल प्रणाली नहीं मिली है। कालीबंगा से नालियां लकड़ी की मिली, कुछ नालियां ना की भी मिली। इसमें एक बात और देखिए कि ये लोग क्या करते थे, इस नाली के कुछ कुछ गैप पर ऐसे एक पिट होल बना देते थे। पिट होल में क्या करते थे, ऐसे जाली लगा देते थे। फिर जब नाली का गंदा पानी जाता था बाहर, तो फिर क्या होता था कि उसके साथ जो भी कुछ कचरा आता था वो पिट होल से टकरा के और फिर उस पिट में चला जाता था, और पानी है वो निकलता रहता था। मतलब नालियाँ कभी जाम नहीं होती थी। ऐसे पिट होल भी बनाए जाते थे। वर्षा जल की निकासी के लिए अलग से नालियाँ भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से बेहतरीन नाली सिस्टम हमें एक प्रकार से यहाँ से प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो हमें वो छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं, बाकी ज़्यादा इसमें आता नहीं है। तो छोटी नालियाँ, बड़े नाले, पिट होल। पिट होल क्या होता है? पिट होल का मतलब मैं वापस बता देता हूँ। होल का मतलब एक प्रकार से छेद कह दो या दर्रा कह दो। और फिर क्या करते थे कि जैसे नाली है तो नाली जाते जाते बीच में ऐसे जाली डाल देते थे, तो उसमें कचरा हट के उस पिट में आ जाता था और पानी सीधे सीधे गंदा पानी निकलता रहता था। मतलब जाम नहीं होता था। ये पिट होल। वर्षा के लिए, वर्षा जल के लिए अलग नालियाँ, ठीक है। ये सारी विशेषताएं हड़प्पा के नाली व्यवस्था की मिलती है, और दुनिया में इतनी उत्कृष्ट नाली व्यवस्था और किसी स्थान पे नहीं मिलती है। हड़प्पा के जितने भी नगरों में नाली व्यवस्था मिली है, थोड़ी सी अगर कमज़ोर नाली व्यवस्था हम कहें तो कालीबंगा में तुलनात्मक रूप से बाकी नगरों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम गुणवत्ता युक्त है व बनावली में अभाव है। बनावली में हमें
ज़्यादा नालियाँ नहीं मिली, बहुत अभाव देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों में जो बात मिलती है वैसी हमें बनावली से बात है वो नहीं मिलती है। ये एक प्रकार से सबसे बड़ी बात थी, बाकी किसी भी शहर में ऐसा है वो नहीं मिलता। ये 5 विशेषताएं थी हमारे नगरीकरण की। आज आगे अपन बात करेंगे सामाजिक राजनीतिक उस जीवन के ऊपर। इसको बहुत बढ़िया तरीके से साथियों याद रखना, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। मैं ये चित्र जो है वो आप कहोगे तो बीच में डाल देंगे। मैं इसको लिख लेता हूँ, आप थोड़ा सा बाद में लिख लेना। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम हो जाएगा इसका। ये दूसरा नगर हो जाएगा, ये गेट वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान रखनी है। पास में ये सिंधु नदी चल रही है, यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से नज़ारा इन्होंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे फॉरेस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और ये हड़प्पा का आपके सिटिडल एरिया है, ये सारा का सारा सिटिडल एरिया। नीचे वाला क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्र था, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये बात थी आज की नगर नियोजन की, और आगे की विशेषताएं हम अगले लेक्चर में है वो देखेंगे, क्योंकि ये ऐसी विशेषता हैं जिनमें हम है वो बहुत फास्ट नहीं हो सकते। समाज धर्म पे हो सकते हैं क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन नगर नियोजन तो हड़प्पा को दूसरी सभ्यताओं से अलग करता है। नगर नियोजन ये विशेषता है जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता दुनिया में आज भी जानी जाती है, क्योंकि नगर नियोजन जो हड़प्पा का था, ऐसा नगर नियोजन दुनिया में आज भी कई शहरों में देखने को नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।